हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मैग्नस थ्योरी, जो बताती है मौत के बाद की कहानी, वो भी साइंटिफिक रीजंस के साथ। और ये थ्योरी ये भी एक्सप्लेन करती है कि कभी कभी लोग ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं जैसे उनके अंदर कोई दूसरा घुस गया हो। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि ये इस लेटेस्ट थ्योरी की पूरे इंटरनेट पर एकमात्र वीडियो है। इस थ्योरी के अनुसार हमारे अंदर एक एनर्जी है और ये एनर्जी हमारे बॉडी में केवल तभी तक रह सकती है जब तक उसे लगे कि हमारी बॉडी उसके लायक है और वो उसमें सर्वाइव कर सकती है। लेकिन जब उस एनर्जी को लगेगा कि ये बॉडी अब उसके लायक नहीं बची और अब उसको उस बॉडी में सर्वाइव करना नामुमकिन हो गया है, तो वो उस बॉडी से डिसअटैच्ड हो जाएगी और निकल जाएगी। इस एनर्जी के निकलते ही बॉडी की सारी क्रियाएं रुक जाएंगी और उसकी मौत हो जाएगी। चलिए इस थ्योरी के जरिए आगे समझते हैं कि उस एनर्जी की एक्चुअल मात्रा कितनी होती है और उस एनर्जी के साथ आगे क्या क्या होता है। इसकी एक्चुअल मात्रा जानने के लिए मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ। वैज्ञानिकों के द्वारा ये पहले ही प्रूव किया जा चुका है कि डेथ के बाद हमारी बॉडी का 21 ग्राम वजन कम हो जाता है। अब यदि हम महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इक्वल mc² पर गौर करें, तो इक्वल एनर्जी m इक्वल 6 हुआ द्रव्यमान और c प्रकाश की चाल। अब इस फार्मूला के जरिए हम पाते हैं कि बॉडी से निकली उस एनर्जी की एक्चुअल मात्रा 1.89 इंटू 10⁻15 जूल होती है। मात्रा जानने के बाद चलिए समझते हैं कि बॉडी से निकलने के बाद अब उस एनर्जी के साथ आगे क्या क्या होता है। पहले तो मैं आपको बता दूं, बॉडी से निकलते ही ये एनर्जी दुनिया के मोह माया के बंधनों से रहित हो जाती है, क्योंकि जितने भी मोह माया थे वो उसके ब्रेन में थे और ब्रेन उसके बॉडी में था। क्योंकि ये उस बॉडी से पूरी तरह से निकल चुका है, इसलिए वो पूरी तरह से पवित्र और नादान हो चुका है। बॉडी से निकलने के बाद अब ये एनर्जी पूरी तरह से बेचैन और अनस्टेबल हो जाती है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई केमिकल कंपाउंड में एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण करने के लिए अनस्टेबल होते हैं ताकि उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो सके। अब यह अनस्टेबल एनर्जी फिर से अच्छे खासे बॉडी की तलाश में लग जाती है ताकि वो उसे ग्रहण कर स्टेबल हो सके। बॉडी की तलाश में ये एनर्जी खूब भटकती है। इस खोज के दौरान वो बहुत सी जीवित बॉडीज के पास जाती है जिसमें पहले से कोई उसी की तरह एनर्जी विद्यमान है। अब यह अनस्टेबल एनर्जी उस जीवित बॉडी में घुसने का प्रयास करती है, लेकिन वो इसमें पूरी तरह से नाकाम रहती है। लेकिन ऐसा क्यों, चलिए समझते हैं। केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि किसी एलिमेंट्स को उसके कंपाउंड से अलग करने के लिए एक ऐसे एलिमेंट्स की आवश्यकता होती है जो उस कंपाउंड में विद्यमान एलिमेंट से स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन बॉडी से निकली एनर्जी अनस्टेबल होती है और बॉडी में विद्यमान एनर्जी काफी स्टेबल होती है। अब जाहिर सी बात है, अनस्टेबल एनर्जी स्टेबल एनर्जी से वीक ही होगी, जिस वजह से बॉडी से निकली उस अनस्टेबल एनर्जी का उस बॉडी में घुसना इम्पॉसिबल है जिसमें पहले से कोई एनर्जी विद्यमान है। यहाँ मैं आपको गौर कराना चाहता हूँ कि इस एक्सप्लेनेशन में एलिमेंट्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया है क्योंकि ये एनर्जी इसी ब्रह्मांड की है, इसलिए उसी तरह से रिएक्ट करना चाहिए जिस तरह से इस ब्रह्मांड में मौजूद एलिमेंट्स वगैरह करते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि ये अनस्टेबल एनर्जी उस बॉडी में नहीं घुस सकती जिसमें पहले से कोई एनर्जी विद्यमान है। अब ये एनर्जी आगे क्या करेगी ये बताने से पहले मैं अपवाद समझकर एक ऐसी घटना का एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करता हूँ जो ज्यादातर गाँवों में देखने को मिलता है। गाँव में कभी कभी ये देखने को मिलता है कि कुछ लोग ऐसी हरकत करते हैं जैसे उनके अंदर कोई दूसरा घुस गया हो। तो मैं आपको बता दूं, ये भी पॉसिबल हो सकता है, बट कैसे चलिए समझते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अनस्टेबल एनर्जी उस बॉडी में घुसने का प्रयत्न करती है जिसमें पहले से कोई एनर्जी विद्यमान है, लेकिन वीक होने के कारण वो उसमें एंटर नहीं कर पाती। लेकिन अगर उसे कोई ऐसी बॉडी मिल गई जिसमें विद्यमान एनर्जी थोड़ा वीक होकर लगभग उसी अनस्टेबल एनर्जी की पोटेंशियल की हो गई है, तो इस सिचुएशन में वो एनर्जी इस बॉडी में एंटर कर सकती है। हालांकि जो एनर्जी बॉडी में पहले से विद्यमान है, बॉडी का लगभग पूरा कंट्रोल उसी के पास होगा, लेकिन ये अनस्टेबल एनर्जी बॉडी में एंटर करने के बाद थोड़ा बहुत रिएक्ट कर सकती है और इसी कारण लोग उस तरह से व्यवहार करते हैं जैसे उनके अंदर कोई दूसरा घुस गया है। हालांकि लगभग पूरा कंट्रोल पहले से विद्यमान एनर्जी के पास होती है, जिस वजह से वो वहाँ भी अनस्टेबल ही होती है, जिससे कुछ समय बाद ही वो उसमें से भी निकल जाती है। अब ये अनस्टेबल एनर्जी फिर से एक ऐसे बॉडी की तलाश में लग जाती है जो उसके लिए बेस्ट हो और जिसमें वो स्टेबल रह सके। इस दौरान ये भी हो सकता है कि उसे एक ऐसी बॉडी मिले जो मृत हो, मतलब जिसमें से पहले से ही कोई एनर्जी निकल चुकी हो। लेकिन जब दूसरी एनर्जी उसमें से निकल चुकी है तो जाहिर सी बात है कि वो बॉडी भी उसके लायक नहीं बची होगी, जिसके कारण वो उससे अटैच्ड नहीं हो सकती। अब अंततः इस अनस्टेबल एनर्जी को एक ऐसी बॉडी की आवश्यकता है जो पूरी तरह से ठीक ठाक हो, मतलब उसके रहने लायक हो और उसमें कोई दूसरी एनर्जी भी ना हो। और खूब तलाशने के बाद फाइनली उसे ऐसी बॉडी मिल ही जाती है और वो बॉडी होती है माँ के पेट में। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही माँ के पेट में भ्रूण इस लायक हो जाता है कि अब ये एनर्जी उसमें एंटर कर सकती है, तो वो अनस्टेबल एनर्जी तुरंत ही उससे अटैच्ड हो जाती है और इस एनर्जी के एंटर करते ही बच्चे की धड़कन शुरू हो जाती है। इसका मतलब पेट में बच्चा जैसे ही 5 से 6 हफ्ते का होता है तो वो एनर्जी इसमें एंटर करती है और फाइनली स्टेबल हो जाती है। हालांकि उस टाइम बच्चे के ब्रेन में कुछ भी नहीं होता, इसलिए उस पवित्र एनर्जी के साथ बच्चा भी पूरी तरह से पवित्र होता है। अब ये दुनिया जो जो थॉट्स उसके ब्रेन में भरेगी वो उसी तरह से रिएक्ट करेगा। फिर एक समय बाद जब बॉडी पूरी तरह से बुजुर्ग हो जाता है या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिससे वो बॉडी उस एनर्जी के रहने लायक नहीं बचती, तो वो उसमें से निकल जाती है, जिसके बाद उस बॉडी की डेथ हो जाती है और बॉडी से निकलने के बाद ये एनर्जी फिर से अपना काम शुरू कर देती है। तो दोस्तों यही थी मैग्नस थ्योरी, जो शायद आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका इस थ्योरी पर कोई विचार हो तो कमेंट जरूर करें।